नमस्कार, आप देख रहे हैं अन्ना 24 न्यूज। मैं नीतू कुमारी। चलते हैं खबर की ओर। आज हमारे संवाददाता मनोज जी ने मेयर के भावी उम्मीदवार डॉक्टर अजय प्रकाश से खास मुलाकात की। वो पेशे से एक डॉक्टर हैं और उन्हें समाज सेवी के रूप में भी जाना जाता है। आइए देखते हैं खास मुलाकात। नमस्कार, अन्ना 24 न्यूज में आपका स्वागत है। अभी हम रूबरू होने के लिए आए हैं पटना के जाने माने चर्चित चिकित्सक डॉक्टर श्री अजय प्रकाश जी के पास। नमस्ते नमस्ते। अन्ना 24 न्यूज में सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सर हम ये जानना चाहेंगे कि आज सर महिला दिवस के अवसर पर आप कैसा महसूस कर रहे हैं सर? नहीं, बहुत अच्छा है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। सबसे पहले तो मैं सभी मातृशक्ति को अपनी ओर से हार्दिक बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ और उन सभी को नमन भी करता हूँ। लेकिन इस विषय पर अगर मुझसे आप कहें तो किसी भी पुरुष के विकास पर एक महिला का हाथ होता है, ये बहुत पुरानी कहावत है। तो ये सच्चाई भी है। आप पुराना अपना इतिहास भी निकाल करके देखेंगे कि किसी भी पुरुष के डेवलपमेंट पर महिला का हाथ होता है। तो 8 मार्च महिला दिवस न हो करके 365 दिन महिला दिवस होता है। इसलिए मैं 365 दिन मातृशक्ति की वंदना करता हूं। क्या मुख्य कार्यक्रम सर आपका रहा? आज महिला दिवस का तो है ही आयोजन 8 मार्च के दिन। तो विभिन्न स्थानों पर महिला दिवस के अवसर पर, ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और दर्जनों ऑर्गेनाइजेशंस आज पटना में कार्यक्रम किए, जिनमें कई ऑर्गेनाइजेशंस के कार्यक्रम में मुझे जाने का गेस्ट के रूप में मुझे बुलाए और मैं गया। एक नई दिशा परिवार फुलवारी शरीफ में भी एक कार्यक्रम उन लोगों ने किया। यह नई दिशा परिवार तो महिला स्वावलंबी के लिए बहुत बड़ा कार्य करती है। वहाँ जाने के बाद भी मुझे पता चला, क्योंकि लगभग 2000 से अधिक महिलाएं वहाँ पर उपस्थित रहीं और उनके बीच में मुझे जाकर के बहुत अच्छा लगा। लोगों की समस्या को सुनने का भी मौका मिला, उसका निवारण किस प्रकार किया जा सकता है इस पर विचार करने का भी मौका मिला और हमने कुछ बहुत सारे सोच भी रखे कि और क्या क्या किया भी जा सकता है महिलाओं के किसी भी समस्या को निवारण हेतु। और कुछ एक बात और भी मैंने अपने वक्तव्य में भी वहाँ कहा कि एक महिला जो है वो संस्कार को बदल सकती है, अपने परिवार के संस्कार को बदल सकती है। तो अपने यहाँ एक शिक्षा का व्यवस्था निश्चित रूपेण करना चाहिए। अपने यहाँ के पुत्र और पुत्री दोनों को पढ़ाने की बात है। एक पुत्र को अगर वो शिक्षा देती हैं तो वो अपना परिवार अच्छे ढंग से चला सकता है, आर्थिक दृष्टिकोण से हो या फिर शैक्षणिक दृष्टिकोण से हो या फिर किसी भी तरह की व्यवस्था के दृष्टिकोण से हो। लेकिन अगर वो महिला अपने पुत्री को पढ़ाती हैं तो वहाँ संस्कार आता है, प्रवेश करता है, उनका परिवार बिल्कुल ही संस्कारी हो जाता है और अच्छे ढंग से कार्य करने लगते हैं। और वो बच्ची जब ससुराल अपने जाती है, वो संस्कारी अगर है बच्ची, तो अपने ससुराल का भी संस्कार को चेंज कर देती है। अगर किसी तरीके से वहाँ उपस्थिति उसकी शिक्षा के साथ है और शिक्षा संस्कार के साथ आता है तो वहाँ का व्यवस्था। और जब एक नैहरा और एक ससुराल जब संस्कारवान हो जाता है उस बच्ची के कारण, तो जब 2 घर होते हैं तो 2 घर से ही फिर समाज का निर्माण होता है। पूरा का पूरा समाज जो है शिक्षित हो जाता है और पूरा संस्कारवान होता है। जब एक समाज शिक्षित और संस्कारवान होता है तो देश को फिर विकास से कोई भी शक्ति जो है रोक नहीं सकती। इसलिए महिलाओं को शिक्षित करना अत्यंत आवश्यक है। सब कुछ उन्हीं के कंधे पर टिका हुआ होता है, घर का पिलर होती हैं महिलाएं। इसलिए मैं बार बार उनको नमन करते हुए उनको पूरा शुभकामनाएं अपनी देता हूं कि 365 दिन पुरुष के कार्यों में मदद करने का कार्य, घर की चिंता ही समाप्त हो जाती है। और जो वर्किंग लेडी हैं उनका तो और अद्भुत है कि घर की भी काम करना है और बाहर का भी काम करना है। उनको तो मैं वैसे सभी महिलाओं को मैं बार बार जानते हैं कि अभी मेयर का चुनाव, वार्ड काउंसलर का चुनाव पटना में जोर शोर से सरगर्मी बना करके रखा है। इस बीच में मैंने बहुत सारे वार्डों का भ्रमण मैंने किया, बहुत सारे लोगों जनता के पास मैं गया, बहुत सारे वार्ड पार्षदों से मैं मिला। तो उसमें बहुत सारे जनता, बहुत सारे वार्ड पार्षद लोग आपका नाम चर्चा में ला रहे हैं कि हमारा अगला मेयर हो तो एक चिकित्सक हो, अगला मेयर हो तो एक वक्तव्य रखने वाला एक अच्छा व्यक्ति हो। तो इस पर आपका चर्चा जो लोगों के बीच में चल रही है, इस चर्चा को क्या आप सत्यापित करना चाहेंगे? जो बात आप बोल रहे हैं उस पर मैं आता हूं, लेकिन सबसे पहले मैं इस बिहार राज्य के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर जी के साथ पूरे मंत्रिमंडल को मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने
पटना की जनता को ये मौका दिया है कि वार्ड पार्षद सहित डिप्टी मेयर और मेयर का चुनाव करने में उनका अहम रोल होगा। पहले वार्ड पार्षद का चुनाव होता था और मेयर को थोपने का कार्य किया जाता था, एक तरह से कह सकते हैं उसे, कि फिर जिसको भी वार्ड पार्षद चुनते थे वो मेयर के रूप में आपके बीच में आते थे। अब उनकी क्या क्वालिटी है, क्या नहीं क्वालिटी है, वो जनता तय नहीं करती थी। तो जो बात आपने कही, ये बात विगत 2 महीने से भी ऊपर से आज ये संख्या 20,000 से भी अधिक हो गई है। आपके जैसे शुभचिंतक, मेरे चाहने वाले, जो हमको करीब से जानते हैं कि अजय प्रकाश किस प्रकार अपने स्ट्रेटजी प्लान करते हैं, किस प्रकार कार्यों का निष्पादन करते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। एक चिकित्सक होने के नाते, एक चिकित्सा कार्य के क्षेत्र में, एक शिक्षण संस्थान संचालक के रूप में, तो एक शिक्षण संस्थान के संचालक के रूप में, या फिर आयुष मंत्रालय भारत सरकार में भी मैं सदस्य रहा। 2017 के चुनाव में मैं निर्वाचित हुआ। पूरे बिहार के डॉक्टर्स हमारे वोटर, तो वहाँ पर भी जो सेवा मैंने दी, तो जो नज़दीक से हैं उन लोगों ने देखा है कि बहुत ही स्ट्रेटजी प्लान के साथ, नए कंसेप्ट, नए क्रिएटिव तरीके, नए क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ मैं कार्य को ज़मीन पर उतारता हूँ। रात में सोच करके सुबह में भूलने वाली बात नहीं होती है। रात में सोचा गया, उस पर मनन किया गया, पदाधिकारियों के साथ बैठकें होती हैं, जहाँ जिसकी ज़रूरत है उससे मंत्रणा की जाती है, जनमानस की ज़रूरत है तो जनमानस से मंत्रणा की जाती है, आम जनता के भावनाओं को लेकर के, इन सभी बातों को लेकर के कार्य को निष्पादन किया जाता है। तो इन्हीं सब को देखते हुए 20,000 से अधिक लोग अब तक मुझे कह चुके हैं कि इस बार मेयर का दायित्व आपको लेना चाहिए, और इस बार मौका भी मिल गया है कि डायरेक्ट जो है जनता वोटिंग करके मेयर का चुनाव करेगी। तो अच्छा मौका है, अच्छा सुंदर कार्य भी हुआ है। तो अब जनता बोल रही है 20,000। अब ये धीरे धीरे जो ये है वो हो सकता है कि लाख जनता तक। सर, जनता से जब मैं मुलाकात किया, बहुत सारे लोगों से मिला, तो उनका ये वो धारणाएं थी सर कि पहले जो वार्ड काउंसलर, जो पार्षद होते थे, वो पैसा लेकर खरीद फरोख्त होकर के किसी भी व्यक्ति को, पैसे वाले धनवान व्यक्ति को मेयर का सीट ग्रहण करवा देते थे। वो पैसे के बल पे मेयर बनते थे लोग। लेकिन ये जनता में बहुत खुशी, आपने बहुत सही कहा सर, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय अन्य सदस्यगण द्वारा ये जो निर्णय लिया गया कि मेयर का चुनाव सीधे डायरेक्ट जनता करेगी, इसमें जनता में ही बहुत उत्साह है। और जैसा कि मैंने देखा सर, आसपास के आपके वार्ड के क्षेत्रों में तो बहुत सारे लोग आपसे सर लाभान्वित हुए हैं, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो सर, या कोरोना काल में हो सर, या किसी के बच्चे का शिक्षण कार्य में हो सर, या फिर आप सर बीजेपी के एक चिकित्सा प्रकोष्ठ के आप सर सदस्य भी हैं सर, वो आप उपाध्यक्ष में भी कार्यरत हैं सर। तो हर क्षेत्र में आपका मैंने देखा है सर, नाम है, प्रख्यात हैं। तो जिस तरह सर आम जनता सर चिकित्सक पे विश्वास करते हैं कि वो हमारी जान को का हिफाजत करते हैं, जान की रक्षा करते हैं, आप जनता में आम लोगों का सर, तो आम लोगों क्या सर उम्मीद कर सकती है कि आप सर एक सही समाज का भी निर्माण करा सकें पटना में सर? बिल्कुल, मैं वही बोल रहा था कि 20,000 से अधिक लोगों के द्वारा ये बात रखी गई है। विभिन्न तरह का बात रखा गया है कि आपका जो क्रिएटिव तरीका है काम करने का, इंटेलेक्चुअल्स, मतलब एक पढ़ा लिखा इंसान, इस तरह की बातें जो हैं जनमानस कर रही है, तो वो संख्या अगर लाख तक पहुंच जाती है, अभी तो समय है, नियमावली आने में भी समय है, घोषणा होने में भी समय है, उस बीच में अगर जनमानस 1 लाख की संख्या में अगर हो जाता है, तो जनता की बात को उठाने वाला मैं कौन होता हूँ? सर आपको क्या लगता है सर, पटना में सबसे मुख्य कमी आपको क्या दिख रहा है सर? नहीं, कमियां तो बहुत सारी हैं, जिसमें सबसे मेन रूप से आपका मेन फोकस आप कहाँ पे कर रहे हैं, केंद्रित करना चाहते हैं सर? सबसे बड़ी कमी ये है, मैं बता दूं, मैं तो मैं बिहार के बाहर भी बहुत सारे कार्यक्रम में जाता रहा हूं और सम्मानित होता भी रहा हूं, सम्मानित करता भी रहा हूं लोगों को। तो बिहार की गाथा गाते मुझे मेरा मुंह नहीं थकता है। कारण ये है कि हमारा इतिहास रहा है बहुत गौरवशाली, भारत विश्व गुरु रहा है। उस चीज़ को कारण क्या है, तो बिहार कारण रहा है। और बिहार में खास करके पाटलिपुत्र सम्राट अशोक के समय में या महाराजा चंद्रगुप्त के समय में ये पाटलिपुत्र की धरती सारा ज्ञान पूरे विश्व को देती थी। तो एक वो समय था, और आज एक ये समय है कि 46 पोजीशन से पूरे भारत में 45वां पोजीशन पे पटना है।
चाहे वो क्या मामला है स्वच्छता का, क्या मामला है सुंदरता का, या क्या मामला है कोई और भी, जो कि नगर निगम का जो कार्य है, वो कार्य जब एक समय में हम विश्व गुरु रहे हैं, सबको ज्ञान हम देते थे, आज इंदौर दे रहा है। नहीं, अगर जनता 1 लाख तक पहुंचा और मैं अपने सभी लोगों के बीच में ये निर्णय हुआ कि मैं मेयर के चुनाव में अगर आऊँगा, तो निश्चित रूपेण जब जनता ही बुला रही है तो निश्चित रूपेण एक बड़े अंतर से जीत होगी। और मेयर के रूप में मैं अगर दायित्व में संभाला तो इंदौर नमूना नहीं बनेगा, आइडियल इंदौर नहीं बनेगा, आइडियल पटना बनेगा। हर क्षेत्र से लोग अनुकरण करेंगे कि पटना में ये सुंदरता है, पटना में ये स्वच्छता है, पटना में ये कूड़ा डंपिंग का व्यवस्था, क्योंकि आजकल तो एक से एक मशीनें आ गई हैं, उनको स्थापित करने की चीज़ है। सर अभी जैसा कि सर आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं सर, सैदपुर नहर का नाला सर, जिसके इर्द गिर्द सर बहुत बड़ी आबादी बसती है, जिसमें कुछ अल्पसंख्यक समुदाय के भी बहुत सारे समुदाय के लोग हैं सर, आम समुदाय के भी लोग हैं सर। तो वो एक बहुत बड़ा सर एक हमारे पटना के लिए एक बहुत बड़ा समस्या बना हुआ है। आपके नज़र में सर उस समस्या का समाधान कैसा है सर? जब जिस दायित्व पर मैं रहा हूँ उसका निर्वहन पूरी तन्मयता के साथ और कर्मठता के साथ में करता हूँ। जो नज़दीक से मेरे साथ जो लोग रहे हैं वो इस बात को जानते हैं। जब मेयर के रूप में जब उस कलम में ताकत आएगी, मेरे दोनों उंगलियों के बीच में वो कलम आएगा कि इस तरह का निवारण करने की बात, तो संबंधित वैज्ञानिक, संबंधित पदाधिकारी आवश्यकता पड़ने पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार से भी मदद लेते हुए इस तरह की वैसी समस्याएं जो एक्चुअली उसका निर्माण जो हुआ है वो वर्षों पहले हुआ है जी, ठीक है ना। तो ये देखने की चीज़ है, जब हमारा संस्कृति जब डेवलप कर रहा था तो उस समय के वैज्ञानिक लोग आने वाले 1000 साल बाद का सोचते हुए भी कार्य को करते थे। अभी जो प्लानिंग जो चल रही है, मैं जो देखता हूँ कि आने वाले 10 साल की प्लानिंग होती है कि सड़क जाम यहाँ हो रहा है तो ये चेंज कर दो, जाम ठीक हो जाएगा। ठीक है, वहाँ थोड़ा सा ठीक होता है, तब तक आबादी और बढ़ जाती है और जाम हो गया। नाला का जो प्लानिंग है या किसी भी तरह का जो प्लानिंग है वो 10 साल 20 साल का प्लानिंग हो रहा है, उसकी आवश्यकता नहीं है। पहले के जो हमारे वैज्ञानिक थे जिसको ऋषि मुनि कहा जाता था, वो लोग आने वाले 1000 साल की प्लानिंग करते थे। उस तरह का वैसे विद्वानों को सम्मान देते हुए उन लोगों के बीच में बैठकें की जाएंगी, पदाधिकारियों के बीच बैठक की जाएगी और जनमानस के बीच बैठक करके उनकी भावनाओं को लेते हुए आवश्यकता पड़ने पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मदद लेते हुए इन तरह की सारी समस्याओं को दूर करने का कार्य किया जाएगा। अगर हमारे हाथ में जनता के विश्वास से ये कलम में ये ताकत आती है, मेयर के रूप में मैं बैठता हूँ, तो निश्चित रूपेण बदलता हुआ पटना जनमानस दिखेगी। और जहाँ जहाँ जिनके सहयोग की और आशीर्वाद की और सलाह की आवश्यकता पड़ेगी, सबके बीच में उपस्थित होकर के मैं स्वयं लूँगा। और हमारे पदाधिकारियों को भी निर्देश रहेगा कि सभी के सलाह से और सबसे बात कि वैज्ञानिकों के मंत्रणा से, चूँकि प्लानिंग कोई छोटी चीज़ नहीं है, आगे 1000 साल या 500 साल आगे क्या होना है इस चीज़ को देखते हुए अगर प्लानिंग की जाएगी तो इस तरह की समस्याएं जल्दी आनी ही नहीं है ना, उसी तरीके से काम किया जाएगा। सर आपने सर बताया, जैसा कि जानकारी है हमें सर, आप CCAIM के मेंबर भी रह चुके हैं सर। कृपया बताएंगे सर कि उस मेंबर अवधि में आपने कुछ ऐसा काम बिहार के लिए या पटना के लिए स्पेशल आपने कुछ याद हो? देखिए है क्या कि मेरा तो, आप इस चीज़ को आप जानिए, मैं सरकारी सेवा में भी रहा, कई सारे कार्य किए, लेकिन एक्यूप्रेशर जो है जी, वो मेरा पैशन है। और एक्यूप्रेशर को पैशन को ही मतलब कि जो पेशा मैंने बना लिया। तो पैशन जब पेशा बनता है तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस लेवल पर कार्य होता है। एक्यूप्रेशर कोई जानता नहीं था। मेरे दादाजी डॉक्टर चंद्रमा प्रसाद गुप्त जी ने, जो एलोपैथ के डॉक्टर थे लेकिन कन्वर्ट होने के बाद 1972 में एक्यूप्रेशर विधा की शुरुआत की। उसके बाद मेरे पिताजी जो हैं वो डॉक्टर सरदेव प्रसाद गुप्त जी, उस पर दर्जनों पुस्तकें लिखा उन्होंने और मैंने भी उसमें सहयोग किया है। मेरे द्वारा भी दर्जनों पुस्तकें लिखी गई हैं। ये सब करने के बाद आत्मनिर्भर भारत जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा जो किया गया है, उस कार्य को भी मैंने लगभग 1 लाख लोगों को आत्मनिर्भर करने का कार्य किया है। अब बात आती है CCIM के मेंबर के रूप में, तो आप देखते होंगे
कि जो ड्यूरेशन हमारा था, अभी भी टेन्योर तो चल ही रहा है, लेकिन सीसीआई में भंग होकर के अब कमीशन बन गया है। 2023 तक मेरा टेन्योर था। तो उस दौरान आप देखे होंगे कोविड के समय में लोग संक्रमित हो रहे थे और मरने की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी जी। लेकिन अभी आपको जान करके, आप भी देख रहे हैं, आप तो पत्रकारिता के क्षेत्र से हैं, आपको जान करके बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि मरने की संख्या जो है भारत में सबसे कम है आज के समय में। बिल्कुल। तो पिछले वर्ष का एक आदेश आप देखे होंगे कि काढ़ा पीने की बात थी। बिल्कुल। कोविड के बारे में मैं बता दूं कि कोविड कोई एक ऐसा वायरस नहीं है, वो वायरसेस का समूह है जी। वो बहुत तरह का वायरस मिल करके एक नया वायरस बन रहा है। और वायरस ऐसी चीज़ है जिसका संक्रमण होना ही होना है, किसी भी तरीके से उससे बचा नहीं जा सकता है। अगर कोई संक्रमित है कोविड-19 से या कोरोना वायरस के डिफरेंट वेरिएंट से, तो उसके बगल में आप जाते हैं तो संक्रमण होना है। लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी पावर शरीर की अगर ठीक रहती है, तो उससे ज़्यादा शक्तिशाली अगर रहती है, तो वायरस का संक्रमण होगा लेकिन वो शमन हो जाएगा। तो वो काढ़ा जो है इतने अपने आपके इम्यूनिटी को मजबूत कर देता है कि संक्रमण होता है लेकिन उसका बहुत बुरा असर आप पर नहीं पड़ता है, मारक क्षमता को कम किया है। तो इस तरह का आदेश सर्जरी वगैरह का आदेश जो है मेरे ही समय में हुआ कि आयुष के चिकित्सक जो है वो सर्जरी का भी कार्य करेंगे। इस तरह का बहुत सारा कार्य वैसा किया गया है जो मेरे टेन्योर के समय में जो आयुष मंत्रालय ने इशू किया, और इसका लाभ जो है जनमानस उठाते हुए बहुत तरह का फ़ायदा मतलब प्राप्त किया। और कोविड में तो मान के चलिए कि मूल कारण वही है। कोविड में भारत को जो मरने की क्षमता, मरने का जो संख्या है वो बहुत कम जो हो गया, उसका मूल कारण काढ़ा ही है। जिन लोगों ने उसका प्रयोग किया उनकी इम्यूनिटी शक्ति बहुत ऊपर गई और उनको वायरस जो है बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया। अगर नुकसान पहुंचाया भी तो हल्का फुल्का पहुंचाया, जो कि मतलब मैनेजेबल है जी, जी। इस तरीके से। और आज हम लोग देखिए कोरोना वायरस से अच्छे रूप में हम लोग हैं। तो इसलिए मैं जनता से निवेदन भी करूंगा कि मंत्रालय द्वारा जो प्रोटोकॉल जो काढ़ा का है वो निश्चित रूपेण उसका उपयोग करें। इस तरह का चाहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वायरस का ही, वो काढ़ा इतना मजबूत है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को भी वो दूर करेगा। बैक्टीरियल संक्रमण होगा उससे ही बचाएगा, वायरल संक्रमण होगा उससे ही बचाएगा, और आपके शरीर की शक्ति को भी डेवलप करेगा। सर, कोरोना काल की जब हम करते हैं सर, तो जैसा कि आप सर जानते हैं कि हमारे पूरे बिहार में लगभग लाखों प्रैक्टिशनर ऐसे हैं सर जो रूरल प्रैक्टिस काम करते हैं सर, रूरल क्षेत्र में काम करते हैं, जिनके पास कोई रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट नहीं होता है, लेकिन सर वो अपनी सेवा जनता के लिए देते आए हैं कोरोना काल में भी। मैंने सर कुछ रूरल प्रैक्टिशनर से भी मैंने बात किया सर, तो उन्होंने भी आपका नाम का बहुत सराहना किया सर कि आपने सर उनके लिए कुछ स्पेशल काम सर आपने किया। मैं उसको भी जानना चाहूँगा, क्या किया सर आपने, कैसे किया? देखिए, अब मेरा तो ऐसा है कि जो भी लोग जुड़ते हैं जी तो मेरा हाथ पकड़ करके उनको ऊपर उठाने का ही कार्य शुरू से रहा है। जी तो ग्रामीण चिकित्सक एक्चुअली चिकित्सा में रीढ़ हैं, जी बिल्कुल, क्योंकि सच पूछिए तो उतनी संख्या में प्रशिक्षित और जो डिग्री होल्डर जो डॉक्टर्स हैं वो नहीं हैं जितने की जनता है अपनी। जी तो ग्रामीण चिकित्सकों का तो उपयोग करना ही पड़ेगा। तो इस बीच में मैं बहुत फिर से धन्यवाद भी करना चाहूँगा अपने मंत्रिमंडल को कि एक वर्ष का प्रशिक्षण का कोर्स उन लोगों ने कराया और 15,000 ग्रामीण चिकित्सक उसमें भाग लिए और पास किए। अब इस बीच में नौकरी की भी बात आ रही थी, तो हमारे पास लोग आए, ग्रामीण चिकित्सक के कई संगठन वाले लोग हमारे पास आए, तो मैंने इसी टेबल पर उसका चिट्ठी ड्राफ्टिंग किया और सूचना हमारे माननीय मंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास इसकी सूचना गई। और मैं पुनः सभी नेतृत्वकर्ता, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय और ख़ास करके हमारे मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री महोदय को की सराहना करना चाहूँगा कि उन्होंने इस तरह का एक आदेश पारित किया कि ग्रामीण चिकित्सकों की सेवा ली जाएगी, और कोविड काल में ली भी गई है। और इधर हाल में भी उन्होंने एक निर्देश जारी किया है जी कि और भी कई क्षेत्रों में ग्रामीण चिकित्सकों की सेवा ली जाएगी। तो अब नेचुरली ग्रामीण चिकित्सक अगर आपसे बोले हैं तो ठीक ही है, क्योंकि
सहयोग की भावना के तहत मैंने ग्रामीण चिकित्सकों के लिए भी कुछ कार्य किए हैं, जिससे कि सरकार के तहत उनको कुछ प्रश्रय मिले हैं। परीक्षा वगैरह में भी लेट वगैरह हो रहा था, तो चिकित्सा प्रकोष्ठ, हमारा भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ जो है, मैं उसका प्रदेश उपाध्यक्ष भी हूँ बिहार प्रदेश का, तो उसके एजेंडा में भी हम लोगों ने लिया और वहाँ भी घोषणाएं हुई और परीक्षा में जो दिक्कतें आ रही थी उन लोगों की प्रशिक्षण के उपरांत, तो उस परीक्षा का भी संचालन जो है सही समय पर फिर हो पाया और 15,000 लोग आज के समय में बिहार सरकार के पास प्रशिक्षित, NIOS प्रशिक्षित और बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति के कोलैबोरेशन में जो संगठन हुआ उससे प्रशिक्षित लोग हैं और बिहार सरकार उसका लाभ लेगी और उन लोगों को भी लाभ मिलेगा जो प्रशिक्षित हैं। सर जाते जाते सर कुछ और एक आखिरी सवाल सर, जैसा कि सर हमें ज्ञात हुआ या फिर हमें महसूस मैंने किया भी, फील्ड धरातल पर भी मैंने देखा सर कि आपने जिस दायित्व का निर्वहन जो किया सर, अपने निष्ठा के साथ किया, जहाँ पे भी आपने रहा सर, CCIM का वो मेंबरशिप हो सर या फिर चिकित्सा प्रकोष्ठ के जो सदस्य उपाध्यक्ष हैं उस पोस्ट लेवल पे सर, या फिर एक चिकित्सा लेवल पे भी सर, हर क्षेत्र में सर जहाँ पे आपको दायित्व मिला आपने अच्छा उम्मीद से बढ़ कर के आपने सर काम किया। अगर जनता सर आपको सर मेयर के रूप में, मेयर के कुर्सी पे अगर देखती है सर, तो सबसे पहला उद्देश्य सर आपका क्या होगा पटना वासियों के लिए सर? बहुत मुख्य सवाल कि जनमानस की ही मांग है जी, तो हम लोग निश्चित रूपेण उस पर विचार पर हैं जी, विचार निश्चित रूपेण हाँ में तब बदल जाएगा जब लाखों लोगों का आ जाएगा मेरे पास कि आपको मेयर के रूप में आना है, तो मैं निश्चित रूपेण उस दायित्व को संभालूंगा। और जैसे पहले मैंने बताया कि आज इंदौर का लोग अनुकरण करने की बात कर रहे हैं और मैं भी बोल रहा हूँ ना कि इंदौर से बेहतर बनाऊंगा, लेकिन बेहतर उस तरह का बनेगा कि पूरा विश्व, भारत सहित पूरा विश्व पटना का अनुकरण करने का सोचेगा। उस तरह का पटना बनेगा, निश्चित रूपेण पटना बदलेगा और ये जनमानस सहित सभी लोग इसका आनंद लेंगे कि क्या स्वच्छ पटना है, कितना सुंदर पटना है, कितना सुसज्जित पटना है। स्वच्छ पटना, सुंदर पटना, सुसज्जित पटना, ये देखने को मिलेगा। बदल जाएगा पटना बिल्कुल।